डियर स्टूडेंट, काम, आराम और जीवन के पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से लंदन शहर का विकास हुआ, शहर औपनिवेशिक शहर भी किस तरह से बसे। तो आज हम देखते हैं कि शहर में किस तरह से सामाजिक बदलाव हुआ। 18वीं सदी तक क्या थे, परिवार उत्पादन और उपभोग तथा राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन जब औद्योगिक शहर बसने लग गया तो इसमें परिवार टूटने लग गया। औरतों में भी मतलब व्यक्तिवाद या स्वतंत्रता की भावना आई, जिससे परिवार अब टूटने के, एकल परिवार की मतलब ज़्यादा उसमें संभावना बढ़ी। उसके बाद मध्य वर्ग तथा उच्च वर्ग की औरतें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरानियों पर डिपेंड रहती थी, क्योंकि अधिकतर तलाकशुदाएं हो जाती थी, वेतन भोगी होती थी, यानी कि उनको अगर वेतन मिलता था हर मंथ, तो इस तरह से वो नौकरानियाँ रखने लगी। मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की महिलाएं नौकरानियाँ बहुत ही मामूली वेतन पे काम करती थी, और मामूली वेतन पे काम करने के चलते यहाँ पे बहुत सारे काम मिलने लग गए, नौकरानियों पे लोग डिपेंड होने लगे और परिवार टूटने लग गए। इस तरह से समाज सुधारकों, चिंतकों को ये सबको बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई। तो इस तरह से शहर में मर्द और औरत और परिवार की स्थिति थी। अब तलाक के मामले चूँकि काफ़ी बढ़ रहे थे इस समय, तो क्या कहते हैं, व्यक्तिवाद की नई भावना आने लग गई। महिलाएं जब स्वतंत्र होने लगी, चार दीवारी से बाहर निकलने लगी, तो व्यक्तिवाद की एक नई भावना आने लगी। उसके साथ मान्यताएं टूटने लगी, जो नए नए मूल्य मान्यताएं, ग्रामीण समाजों में अभी भी लोग मूल्य और मान्यताओं से जुड़े रहते हैं कि नहीं, परिवार में ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब लोग केयर फ्री होने लगे, यानी कि लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने लगे, अपने आप निर्णय लेने लगे, क्योंकि पैसा इनके पास आने लग गया था। तो उसके बाद देख रहे थे कि जब औद्योगिक शहर में रोजगार भी, मशीन के चलते रोजगार भी कम होने लगे, तो फिर महिलाएं जो थी उनको मजबूर किया गया, रूढ़िवादी लोग मजबूर करने लगे कि नहीं, महिलाओं को अब घर संभालना चाहिए क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। तो इस तरह से वो बोलने लगे कि नहीं, महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन पे ज़्यादा जाएं नहीं, घर को संभालें क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। साथ ही साथ 19वीं सदी के जो कुछ आंदोलन हुए, जैसे कि चार्टिज्म है, यानी कि व्यस्क मताधिकार का आंदोलन, ये पहले महिलाओं को नहीं मिला था लंदन में। हमारे यहाँ आज़ादी के समय से 1947 ईस्वी से ही हमारे यहाँ क्या मिल गया था, व्यस्क मताधिकार का। लेकिन इंग्लैंड में पहले पुरुषों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया और वो उन्हें मिला ये चार्टिज्म का अधिकार। उसके अलावा 10 घंटे का आंदोलन, यानी कि फैक्ट्रियों में काम के घंटे भी निश्चित होने लग गए, या 10 घंटे के अवधि निश्चित होने लग गई। ये भी आंदोलन पुरुषों द्वारा चलाया गया था। साथ ही साथ उसके बाद, बहुत दिन के बाद, 1870 के दशक के लगभग, औरतों के लिए भी फिर क्या आंदोलन हुआ, मताधिकार का आंदोलन हुआ। और विवाहित औरतों को संपत्ति में पहले अधिकार नहीं दिया जाता था, तो विवाहित औरतों को भी संपत्ति में अधिकार मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्क और लाइफ हो गया, किस तरह से काम हुआ और जीवन जिए लोग। अब हम देखते हैं कि मनोरंजन के लिए क्या क्या साधन थे। मनोरंजन के लिए लोगों के पास एक संडे के लिए उन लोग डिमांड करने लगे कि संडे में किस तरह से अमीर ब्रिटेनवासी जो थे वो लंदन सीजन की परंपरा चलाते थे। लंदन सीजन जिसमें ओपेरा वगैरह या फिर थिएटर या जिसको रंगमंच बोलते हैं, साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक जिसको बोलते हैं, और ये सब चीज़ पर हम लोग ज़्यादा निर्भर होते थे। लेकिन जो मेहनत कर लोअर क्लास के लोग हैं वो कहाँ जाते थे, शराब खानों में जाते थे, पब वगैरह में, वो वहाँ पे डिस्कशन करते थे एक जगह जमा हो करके। उसके साथ ही 19वीं सदी के में सरकारी पैसे पे भी बताया गया कि लोगों को इतिहास बताया जाए, इतिहास की लोगों की जानकारी हो। तो सरकारी पैसे पे क्या खोले गए, म्यूजियम खोले गए, पुस्तकालय खोले गए, यानी लाइब्रेरी और म्यूजियम भी इसी समय डेवलप हुआ। और कला दीर्घाएँ, मतलब आर्ट गैलरी जहाँ एग्जीबिशन होता है आर्ट की, पेंटिंग वगैरह की, ये सब का भी विकास हुआ। और साथ ही साथ लंदन में जो ब्रिटिश म्यूजियम है, इसमें आप देख सकते हो 1810 ईस्वी में लगभग 15,000 लोग विजिटर आते थे। फिर यहाँ पे जब शुल्क हटा दिया गया विजिटिंग के लिए, तो यहाँ पे लगभग 8 लाख लोग सालाना आने लगे दर्शक म्यूजियम में। उसी तरह 20वीं शताब्दी में सिनेमा हो गया, एक प्रमुख मनोरंजन का साधन हो गया। लोअर क्लासेस में म्यूजिक ज़्यादा सुना जाता था। तो इस तरह से मनोरंजन के साधन भी विभिन्न चेंज होने लग गए। उसके बाद हम देखेंगे कि शहर में राजनीति किस तरह से, जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो राजनीति भी किस तरह से बदली।
1886 में डेप्टफोर्ड से लंदन की ओर जाने लगे और यहाँ पे काफ़ी भयानक दंगा हुआ। काफ़ी शहरों में मजदूर लोग अपनी गरीबी को लेकर के प्रचार कर रहे थे कि नहीं, हमारी गरीबी को दूर किया जाए। और उसी तरह का दंगा जो है 1887 में नवंबर में हुआ, जिसे खूनी रविवार का नाम दिया जाता है। खूनी रविवार इन द सेंस कि यहाँ पे पुलिस ने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की और बहुत लोग मारे गए इसमें, तो इसलिए 1887 की नवंबर को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार की संज्ञा दी जाती है। उसके 2 साल बाद वो गोदी कामगार यानी कि जो पोर्ट जलयान के पोर्ट में वगैरह में जो काम करते हैं, वहाँ पे उनकी मांग थी कि उनके यूनियन को क्या किया जाए, मान्यता दी जाए। इसलिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक हड़ताल की। इस तरह से राजनीति भी जब मजदूर इकट्ठा होने लग गए तो गरीबी हटाने के लिए या फिर यूनियन बनाने के लिए ये क्या करने लगे, राजनीति करने लगे। इस तरह से आप देख सकते हैं लंदन का किस तरह से विकास हुआ। और पेरिस की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पेरिस जो 1852 में लुई नेपोलियन थी, जो खुद को सम्राट घोषित किया, ये नेपोलियन का भतीजा था। और इसने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किसको सौंपा, बैरन हॉफमैन को सौंपा। आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, इनको सौंपा। और तो इसने क्या किया कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए गरीबों की जो बस्तियों को पूरी तरह से हटा दिया, पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया। 17 साल तक इसने पुनर्निर्माण किया पेरिस का। इसमें लगभग 3.5 लाख लोगों को उजाड़ दिया गया। और बहुत सारे जो संपन्न लोग थे, जिसमें से कॉन्कॉर्ड बंधु थे, वो भी दुखी थे। 1860 ईस्वी में इन्होंने बोला कि इनकी वैल्यूज़ घटते जा रही हैं, पर पुरानी परंपराओं से जैसे ये जी रहे थे तो वो भी ख़त्म होते जा रहा है। लेकिन इसने इतना ज़्यादा मतलब शहरों को चौड़ा चौड़ा रोड दिया और मतलब बहुत ढंग से इसे बसाया कि ये बाद में जो पेरिस है यूरोप में सबसे सुंदर राजधानी बन गया। और अभी भी पेरिस को बहुत ही सुंदर शहर कहा जाता है। लेकिन इसमें इस समय इसकी बहुत ही आलोचना हुई। हॉफमैन को सीधी लकीरों का ये क्या कहा जाता है, आतिला कहा जाता है। जो आतिला कौन था, हुन वंश का सबसे बर्बर आक्रमणकारी था। बहुत ही भयानक लोग था, मतलब शासक था जो लोगों को बहुत ही परेशान करता था। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बाद भी पेरिस बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया और यूरोप के लोगों की ईर्ष्या का कारण बन गया अन्य देशों के। इस तरह से देखते हैं कि विभिन्न शहरों का, मुख्य शहरों का निर्माण किस तरह से हुआ। अगले भाग में हम देखेंगे हमारे अपने देश के शहर बॉम्बे का किस तरह से विकास हुआ।